Welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic, that is the enlightenment. ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाएगा, GS1 में इससे सवाल पूछा जा सकता है। हम ये एनलाइटमेंट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एज ए बेसिक इसको देखो कि आगे चल के अमेरिकन रेवोल्यूशन आएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, तो एनलाइटमेंट उसमें कैसे मदद किया है, ये एनलाइटमेंट की वजह से ये रेवोल्यूशंस हुए हैं, ये हम जान लेंगे आगे चल के। तो इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, अभी तक हम ये एनलाइटमेंट की वजह से कैसे जी रहे हैं, और ये 30 इयर्स वॉर्स क्या है, रिफॉर्मिस्ट और काउंटर रिफॉर्मिस्ट का झगड़ा कैसे था, और वेस्ट फेलिफा ट्रीटी क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो पहले तो हम एनलाइटमेंट का मीनिंग जान लेते हैं कि गेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग। मतलब ये सिंपल भाषा में अगर मैं कह दूँ तो दिमाग की बत्ती जल गई लोगों की। तो लोगों की दिमाग की बत्ती जल गई, तो क्या क्या कारण है कि लोगों की बत्ती जल गई, और बत्ती जलने से पहले कैसे थे, और बत्ती जलने के बाद क्या क्या हालत हुए इस वर्ल्ड में, तो ये हम देखेंगे। तो ये बत्ती लोगों की जल गई, वो भी चर्च के खिलाफ जल गई बत्ती, ये हम देख सकते हैं। अभी ये चर्च के खिलाफ क्यों जल गई? क्योंकि चर्च डोमिनेंस करता था सभी पार्ट में, सभी फील्ड में ये डोमिनेंस करता था, जैसे कि कल्चर फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, या इकोनॉमी या साइंटिफिक फील्ड में ये चर्च डोमिनेट करता था। तो चर्च जो भी बोलेगा वही लोग मानते थे। एक हद तक ऐसा हुआ था कि किंग भी इसके अंडर में आता था। तो चर्च जैसे बोलेगा, अंधविश्वास ये भगवान के नाम पे हो रहा है, ये सब ऐसे ही चलना चाहिए, कल्चर आप ये ऐसा ही पहनना चाहिए, और आप समाज में कैसे आप रह सकते हो, ये सब कुछ चर्च ही डोमिनेट करता था। तो अभी ये चर्च डोमिनेट करता था, तो जो इंटेलेक्चुअल पीपल रहते हैं वो बहुत पढ़ाई लिखाई करके वो इंटेलेक्चुअल बने रहते हैं, और ये बहुत खतरनाक होते हैं लोग। तो ये समाज को जगाने का काम करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्टिन लूथर बोल के एक थिंकर थे, और जॉन कैल्विन बोल के ये थिंकर थे। उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। नींद से उठ जाओ, अब समय आ गया है, ऐसे चर्च के अंडर में मत रहो, आपको एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है चर्च, ये सब इन्होंने ये मुहिम छेड़ दी। तो इनको रिफॉर्मिस्ट बोला जाता है। रिफॉर्म लाना चाहते थे वो समाज में, तो इनको रिफॉर्मिस्ट बोला जाता है। तो मार्टिन लूथर ने 95 क्वेश्चंस रेज किए थे चर्च के खिलाफ कि चर्च क्यों डोमिनेट कर रहा है, उसका क्या हाल है, इसमें उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, लोगों को आप भड़का रहे हो या लोगों को आप कंट्रोल कर रहे हो, उनके कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सब स्फीयर में आप कंट्रोल कर रहे हो, ये डोमिनेंस ख़त्म करो, ऐसे बोल के इनका रिफॉर्म मूवमेंट चालू हो गया। ये समाज में ये समाज सुधारक है, और समाज को ये नींद से जगा रहे हैं, उनकी दिमाग की बत्ती जला रहे हैं। तो चर्च ने भी उनका एक खिलाफ मुहिम छेड़ दी, तो उनको बोलते हैं काउंटर रिफॉर्मिस्ट। तो उनके वॉइस को दबाने जाने लगा, उनको ये भगवान का डर से डराने जाने लगा। तो ये सब चर्च की ओर से चल रहा था। अगर कोई उंगली करेगा चर्च की, उनका डोमिनेंस चला आ रहा है सदियों से, तो ये तो सप्रेस वॉइस करेंगे ही ना, जो उंगली उठा रहा है तो उनको। तो इनके झगड़े चालू हो गए। तो उनको बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट और काउंटर रिफॉर्मिस्ट, ऐसे दो विभाजन में बढ़ गए। तो ये रिफॉर्मिस्ट वाले जो दिमाग की बत्ती जली है वो उसको रिफॉर्मिस्ट बोलते हैं, और काउंटर रिफॉर्मिस्ट चर्च या जो अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं वो काउंटर रिफॉर्मिस्ट बोले जाते हैं। तो इनका 1618 से लेके 1648 तक वॉर चला, इसको 30 इयर्स ऑफ वॉर बोला जाता है। तो 30 साल लगे इनको लोगों को जगाने में, ये रिफॉर्मिस्ट लोगों को। और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है वेस्ट फेलिफा बोल के, जिसमें बहुत से मुद्दे हैं, जैसे चर्च डोमिनेट नहीं करेगा, और पीपल को अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्रता है। तो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, इसके भी पॉइंट्स आके हमें मिल सकते हैं इसके पॉइंट्स। ओके, चर्च इंटरफेरेंस नहीं करेगा, किंग ऑफ रिलीजियस पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकता है, ये सभी चर्च के हाथों में थे, अभी किंग के हाथों में आ गए। अभी चर्च की बारी है, आगे चल के हम देखते हैं कि किंग की भी बारी आ जाएगी। तो आफ्टर एनलाइटमेंट क्या हुआ था देखो, बिफोर एनलाइटमेंट क्या हो रहा था हम देख सकते हैं। बिफोर एनलाइटमेंट चर्च डोमिनेट कर रहा था और एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था आम लोगों का। तो हम ये
देख सकते हैं। आफ्टर एनलाइटमेंट क्या हुआ देखो, चर्च की डोमिनेंस कम हो गई, किंग के हाथों में अब सत्ता आ गई और रिलीजियस पॉलिसी में भी वो इंटरफेयर करने लगा। इंटरफेयर मतलब पॉलिसी बनाने लगा। इंटरफेयर तो चर्च करता था, अभी किंग को खाली हाथ छोड़ दिया था कि वो रिलीजियस पॉलिसी में आपका योगदान दे सके। तो ये न्यू आइडिया का इमरजेंस हो गया। देखो ये न्यू आइडिया से ही अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं वर्ल्ड में ये न्यू आइडिया इमर्ज की वजह से हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी लोगों को लागू किया है, इसमें भारत भी आता है। देखो हमारे आइडिया जो है तो ये एनलाइटमेंट की वजह से ही आए हैं, ये हमें जानना होगा। तो हम आगे चलते हैं, एनलाइटमेंट के क्या क्या आइडियाज़ हैं। तो ये सुप्रीमेसी ऑफ नेचर है। नेचर क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ हीलिंग है, तो इसमें चर्च का कोई हाथ नहीं है। नेचर आप खुद को ही ग्रो करता है, नेचर के आगे कोई इंसानी का वश नहीं है। तो ये नेचर सुप्रीम है, ऐसा लोगों को पता चला। लिबरलिज्म का एक दौर चला। लिबरलिज्म बोले कि हम हमारे डिसीजंस लेने में समर्थ है, आप हमें ना बोलो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये लिबरलिज्म का दौर यहाँ से चालू हो गया। तो ये हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके प्रकार कोई हमें लाइफ एंड लिबर्टी है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कौन से भी इंडिया के पार्ट में हम रह सकते हैं। ये लिबरलिज्म ही है ना। तो कौन सा भी आप वर्क कर सकते हो, ये बिजनेस कर सकते हो, किसी भी पार्ट में आप घूम फिर सकते हो, ये लिबरलिज्म है। फ्री थिंकिंग आ गई, तो हमारे डिसीजंस क्या होने चाहिए या हमारा समाज कैसे होना चाहिए, ये सब इस इनलाइटमेंट के ही द्वारा हो रहा है। इंडिविजुअलिज्म आ गया। इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या है, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में बोला गया है कि राजा प्रजा के लिए होता है, जबकि प्रजा राजा के लिए नहीं होती है। उसका एक्सप्लॉयटेशन राजा नहीं कर सकता है, प्रजा के हित में ही राजा को काम करना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअल में ये पता चला कि चर्च और स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअल के लिए है, ना कि इंडिविजुअल चर्च और स्टेट के लिए है, ऐसा पता चला। तो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी बोला गया है। तो अभी ये डेमोक्रेसी बोल के इसका आगे चल के उदय होता है। ये तो हमें पीपल के हाथों में सत्ता आती है, तो हमें पता चलता है। अब एम्पिरिज्म क्या है देखें। एम्पिरिसिज्म क्या है, तो जो चीज़ हम फील कर सकते हैं, यानी भूत है या भूत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर भूत को कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, उनका चॉइस है कि जब लोगों को फील होता है कि चर्च बुरा है तो चर्च बुरा है, चर्च अगर अच्छा है तो अच्छा सिखा रहा है, तो लोग वहाँ पे जा सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो लोगों के हाथ में एक तरीके से सत्ता आ गई, उनको विजडम आ गया कि क्या सही है क्या गलत है, उनका चयन होने लगा। ओके, तो इगैलिटेरियन मूवमेंट चालू हो गया। अभी इगैलिटेरियन मूवमेंट क्या है, धर्म जाति प्लेस ऑफ बर्थ पे किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, ये मानव सभ्यता है, मानव ही इसे पूरी तरह से शेप देगा, ये सब लोगों के ध्यान में आने लगा। काले गोरे का भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच जाति का कोई भेदभाव नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अधिकार दिया है, ये हमें जानना होगा। तो इसके परिणाम कैसे कहाँ तक हो गए देखो, ये 30 ईयर्स वॉर के। तो ये 30 ईयर्स वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोग्रेस, हमें अपना प्रोग्रेस करना चाहिए। ओके, तो हम हमारे खुद के जवाबदारी पे हम प्रोग्रेस करेंगे, ना कि चर्च बोलेगा या रिलीजियस प्रैक्टिस हम अपनाएंगे तो हमारे मुताबिक ही अपनाएंगे। जो चर्च बोलेगा यही सही है वो नहीं कहेंगे। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के ही अधिकार है, आगे जाके इनके अलग अलग नामों पे, पर ये बेसिक तो वही रहेगा। ह्यूमनिज्म आ गया, लोगों के हालात बुरे होते हैं, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, अगर हालत सुधर जाएंगे तो लोग भी सुधर जाएंगे, ऐसी भावना वहाँ पे उत्पन्न हो रही थी। साइंटिफिक नेचर भी आने लगा, इससे क्या होगा, साइंटिफिक फील्ड में बहुत तरक्की करने लगा। तो स्टीम इंजन का उदय होता है, उसके बाद में बोट्स और मैप भी तैयार करने लगे थे। स्टीम इंजन आने से वर्ल्ड घूम सकते थे, वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये एक्सचेंज होने लगा, उनके विचार क्या है ये एक्सचेंज होने लगे, सब अब घुल मिल जाने लगा। तो ये साइंटिफिक नेचर की वजह से आगे चल के रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए, कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर लोगों को एजुकेशन आ गया, वेस्टर्न एजुकेशन आ गया, तो उनको पता चल रहा था कि कैसे कॉलोनाइज है, हम टैक्स कैसे दे रहे हो और हमारा क्यों ये नहीं हो रहा है, तरक्की क्यों नहीं हो रही। तो डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई।
तो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ने लगे। ये सब एनलाइटमेंट के द्वारा हुआ है। तो अब एनलाइटमेंट स्प्रेड कैसे हुआ ये देखेंगे। तो पहले तो हमें जानना है कि ब्रिटेन और हॉलैंड में ये एनलाइटमेंट आया था। तो इससे स्प्रेड कैसे हुआ, तो ये सलोन्स बोल के था, ये इंटेलेक्चुअल की गैदरिंग थी। ये इंटेलेक्चुअल पीपल बहुत खतरनाक होते हैं, मैंने पहले ही कहा है। तो ये वहाँ पे आते थे, मीटिंग करते थे, इनका ये दूसरे देशों से आते थे, मिलजुल के बैठते थे। एक हॉलैंड से आया, एक ब्रिटेन से आया, एक रशिया से आया। तो ये मिल बैठ के सभी इशू डिस्कस करते थे और इनके आचार विचार, इनके ओपिनियन क्या है, इनके विचार कैसे है, इस मुद्दे पे इनके क्या चल रहा है, इस देश में क्या चल रहा है। तो ये वापस अपने देश में जाके उसका प्रसार करते थे। तो वहाँ पे इनको मदद की पैम्पलेट्स ने, बुक्स ने। तो ऐसा ये हो पूरे वर्ल्ड में ये एनलाइटमेंट स्प्रेड होने लगा। हम सलोंग से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये स्पिरिट ऑफ लॉ बोल के मोंटेस्क्यू थे, उन्होंने किताब लिखी। अब किताब भी लिखने चालू हो गया, दूसरे देशों में पब्लिश करना चालू हुआ। वहाँ के लोग एनलाइटेंड होने लगे, उनके दिमाग की बत्ती जलने लगी, ये सब होने लगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक्स रूजो की थी, ये भी हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो ये सब होने लगा। तो किंग्स को भी अब रियलाइज़ होने लगा कि हाँ, लोगों के हाथों में सत्ता देनी चाहिए। अगर रिवोल्ट हो गया तो हमारी सत्ता गई। तो इसमें से दो किंग ऐसे थे, फेडरिक द ग्रेट पर्शियन किंग थे और जोसेफ टू ऑस्ट्रिया के किंग थे। उन्होंने अब रिफॉर्म लाना चालू हो गए। तो जहाँ जहाँ ये रिफॉर्म्स लाए गए वहाँ का तो माहौल अच्छा था, पर जहाँ रिफॉर्म्स नहीं आए हैं वहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, रिफॉर्म ही नहीं, टैक्स लेते थे, रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे। 13 कॉलोनीज में ब्रिटेन कॉलोनीज थे, तो वहाँ पे उठाव चालू हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन, डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस चालू हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसमें वो राजघराने का ही खर्चा इतना था कि आम लोग पीस रहे थे बीच में। तो सब अब ये हम देख सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ वहाँ पे। वेस्टर्न एजुकेशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन में इंडिया में क्या हालत थे देखो, हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश वालों का ये दिमाग चल रहा था कि अगर हम इनको एजुकेट करते हैं तो वो हमारे ही काम में आएंगे, ऐसी उनकी मंशा थी। तो जब लोग एजुकेट हुए तो उनको पता चला कि ये कॉलोनाइजेशन क्या है, टैक्स कैसे है। तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ बोल के थ्योरी दी थी, तो उससे लोगों को जागरूकता हो गई। तो ये उनको ही उल्टा पड़ गया और डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस चालू हो गई और एट लास्ट भारत को में ब्रिटिश को भारत छोड़ना पड़ा। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन, एनलाइटमेंट, रिवोल्यूशन से ही द्वारा ये संभव हो चुका है, ये हम देख सकते हैं। अभी इसका सिग्निफिकेंस है क्या देखो, चेंज इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, साइंटिफिक टेम्पर भी बढ़ने लगा, साइंटिफिक की खोज होने लगी। ओके, नेचर अब बदलने लगा, स्थितियाँ बदलने लगी, रेवोल्यूशन की ओर से लोगों को डेमोक्रेसी की ओर आकर्षित करने लगी। तो ये सब देखते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी बहुत हाथ है, अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी बहुत हाथ है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो हमें डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे जो सुटेबल है इनके पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, ये भी हम देख सकते हैं। तो रूलर्स को अब फोर्स होने मजबूर होने लगे कि रूलर्स अब चेंजेस लाना पड़ेगा। जैसे कि फेडरिक ने रिलीजियस और पॉलिटिकल में बहुत सारा काम किया है, जोसेफ टू ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस लिबर्टी लाए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन की तरह देख रहा है ये सब। ओके, तो एंट्री ऑफ ए मॉडर्न एज में आ चुके हैं हम। अब ये मॉडर्न एज में आ चुके हैं, मतलब खोज होने लगी। स्टीम इंजन आने से लोग बाहर के देशों में ट्रैवल करने लगे, उनकी संस्कृति क्या है ये सब घुल मिल जाने लगा। जैसे न्यूलिथिक एज में हुआ था, मेसोलिथिक, पैलेलिथिक एज में कुछ था ही नहीं हमारे पास। न्यूलिथिक एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, कम्युनिटी स्टार्ट हुआ, एक जगह लोग रहने लगे। पहले कैसे था, वो घूमते थे लोग पूरे। तो अभी न्यूलिथिक एज में एक जगह कम्युनिटी स्थापित हुई, विलेज हो गया, फिर विलेज को कंट्रोल करना लगने आने के लिए ज़रूरत महसूस हुई, तो गोपाल गणेश का उदय हो गया। तो ऐसे करके हम न्यूलिथिक एज में आ गए। बाद में फिर ये सब प्रोसेस इससे ही जुड़ा है, मैं कंपेयर करके आपको बोल रहा हूँ। नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी, हमारे देश कैसे होना चाहिए, ये देश में कौन रूल करेगा, ऐसे सब ये सभी तरह से ये चालू हो गया, सभी दिशाओं से ये चालू हो गया। ओके,
तो हम आगे देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या है। महिलाओं का ज़्यादा सहयोग नहीं था इस मूवमेंट में, मेल सेंट्रिक था, ज़्यादा सहयोग नहीं था, मतलब ज़्यादा इनमें महिलाओं पे जोर नहीं दिया गया, मेल सेंट्रिक था, वुमेंस का पार्टिसिपेशन था पर उतने हद तक नहीं था, ये हम देख सकते हैं। इमोशनल टच एंड हो गया। इमोशनल टच एंड कैसे हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बिजनेस क्लास बढ़ गया, नीचे लोगों तबके के लोगों के लिए कुछ ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लाए गए, उनका एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया, बिजनेस क्लास ही ग्रो करता रहा। तो इमोशनल टच एक नीचे लोगों के लिए इमोशनल टच ये खो दिया गया। ओके, एक्सप्लॉयटेशन नीचे तबके के लोगों का चालू हो गया। तो और जो किंग थे उन्होंने एक दो छोड़ के दूसरे किंग ने कोई ऐसा खास स्टेप नहीं उठाया कि रिफॉर्म ला सके। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, हम और कुछ बहुत कुछ लिख सकते हैं, पर ये थोड़ा समझने के लिए मैंने ये डिस्कस किया है और ये आपको समझना होगा। तो ये थी सारी एनलाइटमेंट की प्रोसेस, और एनलाइटमेंट से हमें कैसे आज का कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये भी हमने जान लिया है। ये सलोन्स बोल के है गैदरिंग था इंटेलेक्चुअल का, ये स्प्रेड होने में कैसे मदद किया है एनलाइटमेंट को। ये बुद्धिस्ट काउंसिल थे, देखो इंडिया में अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बुद्धिस्ट काउंसिल होते थे तो सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे इंडिया में। तो ये क्यों होता है? तो विचारों का आदान प्रदान हो या हमारा जो विचार है वो बाहरी देश में भी फैल सके, इसके लिए तो ये काउंसिल बनाया जाता है, ये गठित होता है। बाद में संगम लिटरेचर भी हम देखते हैं, म्यूज़िक में, लिटरेचर में ये बहुत फुल रहा था। तो ये सभी ये गैदरिंग है जो इंटेलेक्चुअल पीपल की है, जिनकी बत्तियाँ जली हुई है, तो ये इकट्ठा आके विचार विमर्श करके और इसका आइडिया जो निकलता है वो दुनिया में स्प्रेड करने का इनका एक कंसेप्ट रहता है। तो इसके ज़रिए ये एनलाइटमेंट स्प्रेड हुआ, ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। और एनलाइटमेंट के आइडियाज़ क्या क्या है, फ्री थिंकिंग कैसे है, सुप्रीमेसी कैसे है, इंडिविजुअलिज्म कैसे है, प्रोग्रेसिव ह्यूमनिज्म कैसे है, ये भी हम देख सकते हैं। तो ये सब पूरा एनलाइटमेंट की प्रोसीजर है, तो ये हमने आज इस वीडियो में देखा है, और ये हम बेसिक तौर के तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। ये एज ए बेसिक वी आर गोइंग टू यूज़ टू अदर वीडियोज़ ऑल्सो इन कमिंग वीडियोज़ फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो एनलाइटमेंट हुआ था कि ये बेसिक छोटा सा कंसेप्ट है, तो ये याद में रखो। ओके, थैंक यू सो मच।